Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we want to discuss the exercise of chapter number 23. आज देखते हैं कि हमसे किस किस किस्म के क्वेश्चन किए जा रहे हैं और हम उन्हें किस तरह लॉजिकली आंसर करेंगे. So let's start with exercise. My dear students, exercise का जो पहला पार्ट है it is regarding multiple choice questions और उसमें जो पहला multiple choice question है वो है A chromosome with unequal length of arms is called. तो अगर आप लोगों को लेक्चर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो किस्म के ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं कि जिनकी लेंथ इक्वल नहीं होती. ठीक है, आपको पता है कि मेटासेंट्रिक में तो सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में था और इसकी शेप वी शेप बनती है. वी की दोनों आर्म्स बराबर होती हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ये रूल आउट हो गया. और अगर हम टीलोसेंट्रिक की बात करते हैं तो सेंट्रोमियर टेल पे था या टॉप पे था, जो मर्जी कह लें, ये भी रूल आउट हो गया. अब प्रॉब्लम इनके साथ है, यानी कि आप लोगों को इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करना है कि हम इसमें से किसको कैटेगरी में प्लेस करें, बिकॉज कि लेंथ तो इसकी भी बराबर नहीं है और लेंथ इसकी भी बराबर नहीं है. लेकिन इस वाले केस में हम इसको रूल आउट इसलिए कर लेंगे बिकॉज कि इसकी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, इक्वल के कैटेगरी में नहीं आती. तो आंसर आप लोगों के पास जो बनता है माय डियर स्टूडेंट्स लॉजिकल, वो होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. तो ये है इसका ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी. अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर. व्हाट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2. इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट P35, आपको पता है कि ये फास्फोरस का हेवी आइसोटोप है, लेबल्ड बैक्टीरियोफेज. आपको पता है हमने बैक्टीरियोफेज को लेबल किया था, अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, और हमने कहा था कि तुम जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो. तो ड्यूरिंग एनालिसिस P35 एक्टिविटी वाज डिटेक्टेड. ये P35 यानी कि रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ नजर आएगी, ये सवाल था. तो पहला जी इन द कल्चर मीडियम, ऑप्शन बी है ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल. कल्चर मीडियम में होना चाहिए, हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन जब हम उसको वॉश करते हैं, एजिटेट करते हैं, तो जाहिर है वो मीडियम में चीज निकल जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं बनती. ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर भी हमें नजर आ सकती है एक्टिविटी, लेकिन वही बात है जब हम उसे एजिटेट करते हैं, किसी वर्टेक्स के ऊपर रख के घुमाते हैं, तो जितना भी ये वाला रेडियोएक्टिव मटेरियल सरफेस पर लगा होता है वो सारे का सारा वॉश हो जाता है. तो इसके भी ऑप्शन नहीं बनती है हमारे पास. फिर हम चलते हैं बोथ ए एंड बी. जैसे मैंने बोला है कि बोथ, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब हम उसे एजिटेट कर देते हैं, उसको हम पानी में डाल के शेक करते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर लगा होता है मटेरियल की फॉर्म में या सरफेस के ऊपर, वो सारा वॉश हो जाता है. तो ऑप्शन जो मेरे पास बच जाती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. तो फिर हमारे बैक्टीरिया के अंदर ही फॉस्फेट नजर आएगा, बिकॉज के फॉस्फेट इज द पार्ट ऑफ बैकबोन ऑफ डीएनए. वो तो डीएनए का बैकबोन है, तो अगर उसके बैकबोन में फॉस्फोरस है तो ही तो डीएनए अंदर जाएगा. अगर नाइट्रोजन होती, प्रोटीन का पार्ट जो कि होती है डेफिनेटली, तो फिर तो वो कहाँ होती, वो सेल के बाहर प्रेजेंट होती, बिकॉज कि जो शेल है, जो वायरस का जो शेल है या कैप्सिड है, कैप्सोमियर्स हैं, वो तो हमेशा सेल के बाहर रह जाते. तो इसलिए खास से जो मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, ऑप्शन सी. अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3 पर. हम यहाँ हैं. इन मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट EXP डॉट, आप जब भी किसी चीज का एब्रिविएशन लिखते हैं तो उसके बाद आपको डॉट्स जरूर लगाना होता है, ये बात आपने याद रखनी है. तो एक्सपेरिमेंट द डीएनए फ्रॉम सैंपल, अब हमने डीएनए निकाला है सैंपल में से, कब, आफ्टर 20 मिनट. आपको पता है कि जो बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट ही है. तो 20 मिनट के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी कॉपी कर लेता है, मीन उसकी एक जनरेशन तैयार हो जाती है. तो फिर आफ्टर 20 मिनट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन की आपने सैंपल को निकालने के बाद, इट मेड सेडिमेंटेशन एट द, किस पॉइंट के ऊपर जाके हमारा डीएनए स्टैंड करेगा. अगर आपको याद हो तो क्या ऑप्शंस थी हमारे पास कि टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है और ये टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है. और आपको याद है कि हमने क्या किया था कि हमने इसके अंदर सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल के उसे सेंट्रीफ्यूज किया, उसका ग्रेडियंट बनाया, और ग्रेडियंट बनाने के बाद हमने उसमें डीएनए इंसर्ट कर दिया. तो डीएनए वो कह रहा है कि टॉप पे जाके रुकेगा,
या मिसाल के तौर पे वो बॉटम पे जाके रुकेगा या फिर वो सेंटर में रुकेगा। क्यों? कि इनके अंदर एक हैवी चेन होगी और एक लाइट चेन होगी, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। लुक एट दिस, ये दोनों लाइट है टॉप पे रहेंगी, ये दोनों हैवी हैं बॉटम पे चली जाएगी। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि एक हैवी और एक लाइट चेन आपस में मिलेगी तो क्या होगा, हाइब्रिड डीएनए बनेगा। और बेसिकली यही तो बीजल एंड स्टॉल की क्या है, अचीवमेंट है। तो बिल्कुल हमारे ट्यूब के सेंटर में मिडल में आके डीएनए का रुकना बता रहा है कि यहाँ पे एक ओल्ड चेन बनी और एक न्यू चेन बनी। तो यही हमारे यहाँ का ऑप्शन है, ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट जनरेशन के बाद हमारा एक स्ट्रैंड होगा हैवी और एक होगा लाइट, तो उसे हैवी और लाइट के सेंटर में कहीं स्टे करना चाहिए। नाउ वी वांट टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप कोडोन? अब इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, इट इज प्योरली रट्टा और क्रैमिंग। ये क्रैमिंग है, आपने सिर्फ याद रखना है कि ना आमतौर पे मैं इसको UAG UAG इससे मैं याद करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप भी याद रख सकें। तो जो स्टॉप कोडोन है वो बेसिकली UAG यानी कि यहाँ पे आके उस प्रोसेस को आग लग गई, रुक गया समझ लें। तो जहां कहीं भी ये प्रोसेस रुकेगा वहां पे UAG का कोडोन शामिल होगा। बाकी इसमें कोई खास याद रखने वाला टिप नहीं है, इट इज जस्ट अ प्योर स्ट्रेट informational MCQ, that's it. Now we want to discuss question number 5. In mitochondria, UGA codon act to specify, यानी कि आपको पता है कि कोई भी हमारे पास कोडोन होगा वो किसी खास अमाइनो एसिड के लिए ही स्पेसिफिक होता है, बिकॉज कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में डेफिनेटली ये स्टॉप कोडोन तो नहीं है। अब अगर ये स्टॉप कोडोन नहीं है तो ये फिर किस अमाइनो एसिड को कॉल करता है? तो आंसर है ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन इज डी, ट्रिप्टोफैन। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग है, रट्टा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन नॉलेज टेस्ट है, आपका मेमोरी टेस्ट है कि आपको चीजें याद रहती हैं कि नहीं। तो हमारा जो UGA कोडोन है, इट इज गोइंग टू कॉल ट्रिप्टोफैन in case of the great energy providing organelle known as the mitochondria. Now we want to jump to the question number 6 and we have to go to the next part of the board. Yes, my dear students, now we want to discuss question number 6. क्या कह रहा है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 6? ट्रिकी है, समझेंगे तो बहुत आसान है कि if the amount of adenine means A in the DNA of the bacterial cell is 36% of the total nitrogenous bases, NB stands for nitrogenous bases, what will be the amount of guanine in the DNA of the cell in the next generation? हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पीसेस में ब्रेक करते और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इन द DNA विच इज 36%। ऐसा करते हैं कि पहले क्लू लेते हैं कि आपको पता है कि हमेशा एडेनिन की कॉन्सेंट्रेशन थाइमीन के और जी की कॉन्सेंट्रेशन C के बराबर होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो हमें अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन पता है तो इसका मतलब ये कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमिन भी पता होगी, राइट? नाउ अगर 36% मेरे पास एडेनिन है तो ज़ाहिर 36% ही क्या होगी, थाइमिन। तो ऐड करते हैं, क्या बनेगा, 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72%, राइट? तो एडेनिन और थाइमिन कितने परसेंट हो गए, 72%। हमने फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुआनिन। वो तभी पता चलेगी जब मैं पहले इनकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर लूंगा तो पता चलेगी। तो पहले मैंने ए और टी की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर ली कि वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का सम 72% आता है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस 72 को 100 में से माइनस करूंगा। तो माइनस करते हैं, 100 माइनस 72, तो आंसर आता है मेरे पास 28। कितना का आंसर मेरे पास, 28।
ये 28 इसके बराबर है। G प्लस C दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितने परसेंट है? 28%। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो जाहिर है फिर अमाउंट ऑफ ग्वानिन कितनी रह जाएगी? इसका हाफ, 28 का हाफ, यानी कि 14%। तो ऑप्शन इज 14%। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द जेनेटिक कोड। वो कह रहा है कि इफ एन मैसेंजर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑल डिफरेंट कोडोन्स, जेनेटिक कोड वाले टेबल पे हमारे पास जितने भी कोडोन थे मैं उन सब को जोड़ूं आपस में, तो क्या होगा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस मैसेंजर आरएनए। तो उस तमाम के तमाम कोडोन्स को जोड़ के जो मैंने एक लंबा सा मैसेज आरएनए बनाया है, उससे हम कितनी अमाइनो एसिड को कॉल कर सकते हैं। तो आंसर है हमारे स्टूडेंट्स कि मेरे पास थे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने? 4। तो जब मैं उसकी पावर इस्तेमाल करता हूँ 3, तो आंसर क्या आता है? 4 × 4 × 4 यानी कि 64। तो टोटल नंबर ऑफ जो कोडोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कितने हैं? 64। तो शायद आंसर ये बन रहा है। एम आई राइट? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल ये आंसर नहीं बनता। आंसर क्या बन रहा है मेरे पास? 60। क्यों 60 आंसर बन रहा है? बिकॉज कि आपको पता है कि मेरे पास 3 कोडोन्स जो है वो स्टॉप सिग्नल्स हैं और जो मेरे पास एक कोडोन है वो इनिशिएशन सिग्नल है या इनिशिएशन कोडोन है। तो आप उन 4 को माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 60 अमाइनो एसिड। तो हेंस अगर मैं सारे के सारे कोडोन्स को आपस में जोड़ के एक मैसेज आने बनाऊंगा तो मेरे पास 60 अमाइनो एसिड्स कॉल होंगे। तो ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल देयर आर 90 न्यूक्लियोटाइड्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए आप इसे अंडरलाइन करें कि अब हमने टोटल 90 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ा हुआ है और उससे हमने क्या बना दिया है? जाहिर है एक मैसेंजर आरएनए। और अगर आप उसको ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, मीन उससे प्रोटीन बनाते हैं, तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन दैट इज फ्रॉम दिस मैसेंजर आरएनए। तो अगेन बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। तो आप क्या करोगे? आप 90 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 30। देखिए यहाँ 30 है, यस। तो ऑप्शन इज बी। तो इसका जो आंसर है मेरे पास वो क्या है? बी। दोबारा बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 90। हर ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड कॉल करता है। तो आप क्या करोगे? 90 को ट्रिपलेट मीन 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 30। यही इसका ऑप्शन। Now we want to discuss question number 9. In Griffith experiment, mice developed pneumonia when they were injected with. किससे निमोनिया हो गया था? आपको पता है कि अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो आर टाइप बैक्टीरिया तो इससे तो बैक्टीरिया लिविंग रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। माइस हेल्दी रही थी, कोई टेंशन नहीं हुई थी। जब मैंने एस टाइप बैक्टीरिया को लगाया इस ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब मैंने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल करके लगाया तो भी क्या हुआ था? ऑर्गेनिज्म क्या रहा था? लिविंग रहा था। इसका मतलब है ये भी लिविंग रहा, ये भी लिविंग रहा। तो ना तो ऑप्शन ए बचती है और ना ही ऑप्शन बी। अब देखते हैं व्हाट अबाउट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हीट किल्ड आर टाइप। भाई ये तो ऑप्शन वैसे ही इलॉजिकल है कि जब बैक्टीरिया सिंपल आर टाइप से नहीं मर रहा, सॉरी जब माइस सिंपल आर टाइप से नहीं मर रहे तो फिर उसे हीट किल करने के बाद तो और ही उनका खाना खराब होगा। तो रिजल्ट में ये जो यू कैन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ये भी माइस को किल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी माइस कैसी रहेगी? लिविंग। तो ये ऑप्शन भी नहीं बचती। तो बाकी क्या बच गया? डेफिनेटली ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है कि अगर हम लोग हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया के मिक्सर में मिक्स करेंगे तो फिर इस पर्टिकुलर जीन की वजह से इसमें होगी ट्रांसफॉर्मेशन और ये कॉज करेगा निमोनिया। नाउ वी वांट टू डिस्कस द लास्ट एमसीक्यू। इफ द कोडोन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड्स, हम बात कर रहे हैं ट्रिपलेट की नहीं बात कर रहे, हम डुप्लेट की बात कर रहे हैं। डुप्लेट देयर वुड बी हाउ मेनी पॉसिबल कोडोन्स? ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया था बाय स्टूडेंट्स 4 raised to the power 3, राइट। लेकिन अगर आपके पास
4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो सिर्फ डुप्लेट की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, अपेयर हो रही हैं, तो सिंपल आंसर है मेरे पास कि 4 × 4 ऑप्शन क्या आ जाएगा 16। तो देखिए हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन है 16 की, तो यस इट इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो ऑप्शन यहाँ बनती है मेरे पास क्या, डी। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस और उनकी जो पावर हम यूज करना चाह रहे हैं, डुप्लेट है तो 2 इस्तेमाल करेंगे, ट्रिपलेट है तो 3 इस्तेमाल करेंगे। तो 3 के लिहाज से कॉम्बिनेशन बनते हैं 64 और 2 के लिहाज से कॉम्बिनेशन बनते हैं 16। व्हाट अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पर। Yes, my dear students, now we want to discuss short questions of this particular chapter. Differentiate between concept of monoploid and haploid. मोनोप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हमेशा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोनो का मतलब होता है 1 और प्लॉइड का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक क्रोमोसोम के सेट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं हैप्लॉइड, इसका मतलब मेरे पास क्या है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके सोमैटिक सेल में है उनका एग्जैक्ट हाफ क्या कहलाता है, हैप्लॉइड। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म टेट्रासोमिक हो, बीज उसके अंदर टेट्राप्लॉइड हो, सॉरी बीज उसके अंदर 4 क्रोमोसोम के सेट हो, तो उनका आधा क्या होगा 2n। तो क्या 2n मोनोप्लॉइड है, तो आंसर इज नो। तो आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन द मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। मोनोप्लॉइड हमेशा एक सेट होता है क्रोमोसोम का, जबकि जो हैप्लॉइड है वो किसी भी सोमैटिक क्रोमोसोमल सेट के हाफ सेट होते हैं। अगर 4 हैं तो जाहिर है 2 सेट होंगे और अगर 6 हैं तो जाहिर है 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। लिस्ट द टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स एंड देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपको पता है कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 टाइप की हमारे पास क्या हिस्टोन्स है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। इनमें से जो लास्ट 4 टाइप्स हैं, ये वाली, ये 4 टाइप्स, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टामेरिक प्रोटीन और हिस्टोन ऑक्टामर्स। और आपको पता है कि फिर इन हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर आके हमारे पास हर 2 मींस 200 न्यूक्लियोटाइड्स का 2 रैपिंग्स होती हैं और उसके बाद आ जाता है मेरे पास एक लिंकर डीएनए। तो उस पर्टिकुलर लिंकर डीएनए के साथ अटैच होती है मेरे पास क्या, हिस्टोन 1। फिर आ जाता है अगला व्हाट, न्यूक्लियोसोम। तो उस पर्टिकुलर क्रोमेटिन मटेरियल की उस छोटी सी बीड जिसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, उसके साथ फिर फर्दर 8 बॉल्स होंगे, H2A के, H2B के, H3 के और H4 के। जाहिर है 2 बॉल्स इसके हैं, 2 बॉल्स इसके हैं, 2 बॉल्स इसके हैं और 2 बॉल्स इसके हैं। तो टोटल ये 8 बॉल्स फिर बन जाएंगे और उन 8 बॉल्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए 200 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल करके क्या करेगा, लिपट जाएगा और फिर दोबारा आ जाएगा लिंकर डीएनए और उस पर अटैच हो जाएगी हमारे पास H1। ये बन जाएगी मेरे पास सारी की सारे न्यूक्लियोहिस्टोन जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और फिर जब ये क्रोमेटिन मटेरियल 2-3 दफा सब सुपर कंडेंस होगा, सुपर कॉइल होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। नाउ वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। गिव 2 एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय द W.S. Sutton इन द फेवर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपनी बुक का टेबल बना हुआ है आप लोगों की बुक में, उस टेबल डिस्कस कर सकते हैं आप लोग कि अगर हमारे पास जीनोम की बात की जाए तो जीनोम हमारा 2 सेट पे कंसिस्ट करता है। तो जो हमारे पास मेंडल के कैरेक्टर्स थे वो भी 2 की फॉर्म में, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। तो अगर आप देखते हैं उनके गैमेट्स को, तो आपको पता है कि गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते थे। यही सेग्रीगेशन में हमने मेंडल के देखा भी था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए हैं। तो ये जो 2 एविडेंसेस हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का कि वो सोमैटिक सेल में डबल और गैमेट्स में हाफ होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है जैसा कि हमारे मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अंदर था। तो इस तरीके से उन्होंने कंफर्म किया कि जो बिहेवियर ऑफ ट्रेट सेट इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स। नाउ वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ एवरेज एक्सपेरिमेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो
उस एविडेंस को, उस पर्टिकुलर चीज को कंफर्म करने में कामयाब हुए, जिसे ग्रिफिथ ने प्रपोज किया था थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन करने में जो एजेंट इस्तेमाल होता है वो बेसिकली डीएनए है। और उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से भी यही बात साबित की थी कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट इज डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन्स, राइट। Now we want to discuss between the differentiate between the conservative and semi-conservative models of the DNA replication। इस वाले केस में क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके दोनों स्ट्रैंड्स रेड हैं। फिर क्या होगा क्या स्टूडेंट्स कि हम इनको ओपन करें, और ओपन करने के बाद ये वाले दो स्ट्रैंड्स क्या करें, इस तरह से एक दूसरे से दूर चले जाएं, राइट। फिर क्या होगा क्या स्टूडेंट्स कि इनके अंदर इसको टेम्पलेट देख के ये वाला डीएनए प्रोड्यूस हो, और इसको टेम्पलेट देख के ये वाला डीएनए प्रोड्यूस हो, और क्या हो, ये दोनों अगर ऐसे ही रहें मींस कि इस पर्टिकुलर डीएनए में एक स्ट्रैंड ओल्ड और एक न्यू, और इस पर्टिकुलर डीएनए में भी एक स्ट्रैंड न्यू और एक स्ट्रैंड ओल्ड, अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है 50% डीएनए पुराना है और 50% डीएनए नया है, 50% पुराना है और 50% नया है। अगर ऐसा हो तो हम इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि डीएनए सेपरेट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा केस है, केस 2, ये सेकंड कंडीशन चल रही है कि डीएनए ऐसे खुल गया, राइट। खुलने के बाद क्या हुआ कि इनके इनर साइड पर इसकी कॉपी हुई और इसके इनर साइड पे इसकी कॉपी हुई। आपको पता है कि कॉपी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है, ओकाज़की फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा होगा। लेकिन बात को जरा गौर से देखिए क्या हुआ कि अगले केस में ये वाली जो कॉपीज थी, ये वाला जो टेम्पलेट डीएनए था, ये वाला टेम्पलेट डीएनए था, ये दोनों फिर आपस में मिल गए। यानी कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, दिस वन, राइट, प्लस दिस वन। अब क्या हुआ कि जो मेरे पास पुराना डीएनए था वो 100% एक ही सेल में चला गया, कॉन्जर्व रहा। कॉन्जर्वेटिव क्या होते हैं, जो अपनी बेसिक चीज के साथ जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपने जो बेसिक डीएनए था उसको आपस में जोड़ दिया, और जो नया डीएनए बना था उनको आपस में जोड़ दिया। अगर ऐसा हो तो हम इसे बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन जब आपको पता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि ऐसा नहीं होता। हम ओल्ड को आपस में नहीं मिलाते, न्यू को आपस में नहीं मिलाते, बल्कि हमेशा डीएनए में क्या होता है कि एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड, एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो डीएनए पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है ये 2 स्ट्रैंड पे चलता है, लेकिन जो आरएनए का स्ट्रैंड होता है वो सिर्फ एक ही डीएनए के स्ट्रैंड के साथ चल रहा होता है। चूंकि डीएनए दोनों स्ट्रैंड की कॉपी कर रहा होता है और आरएनए सिर्फ एक स्ट्रैंड की कॉपी करता है, तो इसका मतलब ये है कि बैक वक्त इसका एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा और इसके 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फर्क आ गया। फिर आपको ये बात पता है कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज इज अ वेरी जॉइंट एंजाइम, और इसको खड़े होने के लिए हमें एक प्राइमर की जरूरत होती है, राइट। लेकिन आने वाले केस में ऐसा नहीं होता, राइट। तो यहां पे हमें प्राइमर की जरूरत है और इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड बात हमारे पास ये हमारे स्टूडेंट्स कि जो आरएनए पॉलीमरेज है कंपैरेटिवली छोटा एंजाइम है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है एक बड़ा एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज से हमेशा आरएनए ही बनता है और डीएनए पॉलीमरेज से सिर्फ डीएनए ही बनता है। ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एंजाइम है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज एक बाइडायरेक्शनल एंजाइम है, राइट। ये वाला इस्तेमाल होता रहता है बार बार अगर हम एक ही सेल से कुछ चीज बनाना चाहते हैं। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होगा जब हम डीएनए की कॉपी करेंगे या डीएनए के एक सेल से दूसरा सेल बनाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। आप इसमें कोई एनालाइज करेंगे स्टेटमेंट को, तो बड़ी आसान सी बात, आपको पता है मेरे पास कि अगर आप बैक्टीरिया से लेकर हजरत इंसान तक
लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे सुप्रीम चीज़ की बात करते हैं, तो आपको नज़र आता है कि उनमें जो कोडोन है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम इस्तेमाल हुए हुए। जो अमाइनो एसिड कॉल हो रहे हैं आप लोगों के बैक्टीरिया में जिस कोडोन से, वही कोडोन से अमाइनो एसिड हमारे लिए भी कॉल हो रहे, उसी जिस पर्टिकुलर कोडोन से अमाइनो एसिड कॉल होते हैं प्लांट बॉडी के लिए, उसी कोडोन से अमाइनो एसिड कॉल हो रही है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन हमारे पास फिर भी इस यूनिवर्सलिटी में कुछ डेविएशंस हैं, कुछ वायलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि अगर आप लोग AGA की बात करो तो ये तमाम के तमाम आर्जिनिन को कॉल करते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स। ये एग्जांपल आप पुट करेंगे उसके यूनिवर्सल होने के लिए कि जितने मर्जी ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमेशा AGA आर्जिनिन को ही कॉल करता है। ये एग्जांपल है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए कि यूनिवर्सल है। फिर आप जो दूसरी दो एग्जांपल्स है वो दे रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए, यूनिवर्सल नहीं है, इसमें छोटी छोटी सी दो एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल UGA, ये एक स्टॉप कोडोन है हमारे लिए, लेकिन अगर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी पिछले बोर्ड पर आपने देखा भी था कि जो UGA है वो स्टॉप सिग्नल नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, बल्कि वो तो कॉल करता है ट्रिप्टोफैन को। तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। सिमिलरली AUA, ये एक स्टार्ट सिग्नल है, लेकिन ये आइसोल्यूसिन को कॉल करता है, लेकिन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये मैथ्योनिन को कॉल करता है। तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, राइट। तो इस एक्सेप्शन की वजह से हम बोल रहे हैं कि बट नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। तो आप इन दो एग्जांपल के साथ इस स्टेटमेंट को एनालाइज करके दिखा सकते हैं एग्जामिनर को, और इसकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल की फॉर्म में आप लोगों के पेज 248 पर गिवन भी है। नाउ वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, समराइज स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक जीन। तो यूकैरियोटिक जीन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, यू नो कि इसके बहुत सी इंफॉर्मेशन अपस्ट्रीम होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन इसके डाउनस्ट्रीम होती है, और सेंटर में इसके जीन प्रेजेंट होती है। अगर आप इसके जीन की बात करेंगे तो आपको इसके अंदर भी नजर आएंगे क्या, जाहिर है बहुत से रेगुलेटरी जीन्स, एक प्रोमोटर एरिया, एक ऑपरेटर एरिया और बहुत से स्ट्रक्चरल जीन्स। फिर इसके आपको बात पता है कि अगर आप इसके स्ट्रक्चरल जीन की बात करेंगे तो इसके अंदर प्रॉपर आप लोगों के पास एक्सॉन और इंट्रॉन शामिल होते हैं। और फिर आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर हम एक यूकैरियोटिक DNA की बात करते हैं तो हम उसको प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए रेडी करने से पहले हम उसको स्प्लाइसोसोम से ट्रीट करते हैं और उसके अनवांटेड जो पीसेस होते हैं हम उनको वहां से निकाल देते हैं। तो इस लिहाज से ये वाला जीन थोड़ी सी ट्रिमिंग का मोहताज होता है बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ दैट वेरी प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज डिफाइन RNA स्प्लाइसिंग। अभी डिस्कस होता आप लोगों के साथ कि जो मेरा यूकैरियोटिक RNA है उस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक RNA के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने बोला था कि उसमें एक्सॉन भी शामिल होते हैं और इंट्रॉन भी शामिल होते हैं, राइट। तो वो जो इंट्रॉन्स हैं वो मेरे DNA का नॉन कोडिंग रीजन है। मैंने उसको क्या करना है, उसको ट्रिम कर देना है, उसको वहां से निकाल देना है, और उस पर्पस के लिए मेरे पास स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम थे, नाम तो उनका स्प्लाइसोसोम्स, वो वहां पर आएंगे और वो एक्स्ट्रा जो पीसेस ऑफ DNA खाम खाम में मेरी इस जीन के अंदर शामिल हैं, इंट्रूडर बन के बैठे हुए, मैं उनको वहां से कट कर दूंगा। तो जो बाकी मेरे पास एक्सोन्स आपस में जुड़ के एक यू कैन से मैच्योर RNA बनाएंगे, वो RNA बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक ऑपेरॉन। वेरी सिंपल, आप लोगों से डिस्कस हुआ था डिटेल के साथ कि एक लैक ऑपेरॉन भी उन्हीं तमाम चीजों का मजमुआ होता है जो कि आप लोगों को इसमें नजर आ रही होती है, एक्सेप्ट कि उसमें इंट्रॉन एक्सॉन नहीं होते। इसके अंदर भी हमारे पास अपस्ट्रीम पार्ट होता है और फिर डाउनस्ट्रीम पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप लोग अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को रेगुलेटरी जोन्स नजर आते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो रेगुलेटरी जोन में आप लोगों के पास एक्टिवेटर प्रोटीन्स भी बन सकती हैं और सप्रेसर प्रोटीन्स भी बन सकती हैं। ये दोनों की दोनों प्रोटीन्स आपको पता है कि प्रोमोटर ऑपरेटर एरिया के साथ जाके बाइंड होंगी और वो रुको नहीं जाओ, या फिर क्या बोलेंगी, रुको नहीं जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है, ज्यादा बन रही है, तो हम वहां पे भेजेंगे सप्रेसर प्रोटीन्स। वो सप्रेसर प्रोटीन्स क्या बोलेंगी, रुको, आगे नहीं जाओ। तो जाहिर है फिर हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोसेस की सिंथेसिस मींस RNA की सिंथेसिस रुक जाएगी और यहाँ पे आगे जाके फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोटीन कम बन रही है
तो हम यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन्स को भेजेंगे, वो कहेंगे रुको नहीं जाओ, तो वो जब प्रोटीन आके इस PO मींस प्रोमोटर ऑपरेटर जीन के ऊपर बाइंड करेगी तो मोर एंड मोर एंड मोर रेप्लिकेशन होगी और ज़्यादा हमारे पास RNA बनेगा और उस पर्टिकुलर RNA से ज़्यादा हम लोग क्या प्रोटीन बनवा सकते हैं। तो ये था आप लोगों के पास रेगुलेटरी जोन की डिस्कशन। लेकिन हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चरल जीन्स की, तो कि उसमें ZYA जीन शामिल होती हैं। Z जीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनवा रहा होता है, इसको डिटेल में हमने बड़ा डिस्कस किया हुआ है। परमीएस का अपना एक रोल होता है और ट्रांस एसिटाइलेज का अपना एक रोल होता है और इट इज फॉलोड बाय डेफिनेटली सिग्नल दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉप सिग्नल। तो उसके बाद जाहिर है हम इसको इस असेंबली को खत्म कर देंगे और प्रोटीन ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन दैट इज रिगार्डिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। आई होप कि ये सारी की सारी लॉजिकल इंफॉर्मेशन आप लोगों को एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी और इसी दुआ के साथ कि आप अपने मार्क्स अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें और बहुत अच्छे कामयाब डॉक्टर बने। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।